हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नया टॉपिक है पॉपुलेशन। जनसंख्या। हम पॉपुलेशन की बात करें, अर्थव्यवस्था में जब पॉपुलेशन की बात की जाती है, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या के 3 समूह हैं। एक तो 0 से लेकर 14 वर्ष की उम्र, दूसरी चीज 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र, और तीसरी बात 65 वर्ष एवं 65 वर्ष से ऊपर। अर्थात जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं तो फिर इसके 3 समूह हैं। 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली चीज 0 से 14 वर्ष की उम्र, इसको कहते हैं भविष्य का संसाधन। पंद्रह से 64 वर्ष की उम्र की बात करें, वर्तमान संसाधन। और 65 वर्ष एवं 65 वर्ष से ऊपर की बात करें, यह अर्थव्यवस्था पर बोझ है। प्रश्न ये उठा कि आखिर अर्थव्यवस्था में हम जनसंख्या का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि की बात की जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी यह है कि उत्पादन निरंतर होता रहे। उत्पादन, और उत्पादन में मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मानव श्रम का मतलब है ऐसा मानव जो श्रम देने में सक्षम हो। इसका मतलब यह है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यह एक कार्यशील जनसंख्या। ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ये वर्किंग पॉपुलेशन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उत्पादन का होना जरूरी है, और उत्पादन करने के लिए कार्यशील जनसंख्या का होना जरूरी है। वर्किंग पॉपुलेशन उसे कहते हैं जो श्रम देने में सक्षम हो। इसलिए 65 वर्ष से नीचे और 15 वर्ष से ऊपर, अर्थात 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की उम्र के बीच की पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। 65 वर्ष एवं 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर बोझ माना जाता है। क्यों? यह अर्थव्यवस्था पर बोझ क्यों है? क्योंकि दुनिया के बूढ़े लोग अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर पाते, क्योंकि उत्पादन में यह सहयोगी होते ही नहीं हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर होने के कारण श्रम देने में सक्षम नहीं होते। दूसरी तरफ किसी भी देश के पास जो इनकम होती है, इनकम का बड़ा सा हिस्सा इनको खिलाने में खर्च हो जाता है। इसलिए इन्हें अर्थव्यवस्था पर बोझ माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपका परिवार है और उस परिवार में 5 बूढ़े लोग हैं, तो स्वाभाविक है ये लोग परिवार की इनकम में कोई योगदान नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये निरंतर बीमार रहेंगे और इनकी दवा पर ज्यादा खर्च होगा। पता ये चला कि इस परिवार में 2 लोग कमाने वाले हैं,
एक तो दो लोग कमाने वाले हैं, इन दो लोगों की इनकम पर ये 5 बूढ़े लोग बोझ बन जाएंगे और इनकी इनकम का बड़ा सा हिस्सा इन बूढ़े लोगों के दवा पर खर्च होगा, खिलाने पर खर्च होगा, तो इनकी इनकम तो कम हो जाएगी। कारण ये है कि जब इनकी ये जो इनकम जनरेट करेंगे, ये जो पैसा कमाएंगे, जब उसका बड़ा सा हिस्सा इनको खिलाने में खर्च हो जाएगा तो बचत कम होगी। दूसरी तरफ ये बूढ़े लोग परिवार की इनकम में कोई योगदान नहीं देंगे, इसलिए ये 5 बूढ़े लोग इस परिवार पर बोझ बन जाते हैं। क्यों? इसको इस तरह समझा जाए कि मान लिया जाए किस देश की पॉपुलेशन, बूढ़ी पॉपुलेशन ज्यादा है, मान लो, तो स्वाभाविक है यदि बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर आय का बड़ा हिस्सा बूढ़े लोगों पर खर्च। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। यदि बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो आय का बड़ा सा हिस्सा बूढ़े लोगों पर खर्च, परिणामतः बचत कम होगी तो निवेश कम, और निवेश कम होगा औद्योगिकरण कम, पूंजी का निर्माण कम। देखो आप, जब बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होगी, इस परिवार के एग्जाम्पल याद रखो आप, जब बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो देश क्या करेगा? अपनी आय का बड़ा सा भाग इनको खिलाने पर खर्च कर देगा, इनके इलाज पर खर्च करेगा, तो उसकी बचत कम होगी। अब बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, यदि औद्योगिकरण कम हुआ तो पूंजी का निर्माण कम होगा, अब पूंजी का निर्माण कम होगा तो देश विकास नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा, गरीबी में कमी नहीं आ पाएगी। इसलिए 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर बोझ माना जाता है। अब प्रश्न ये उठा, 0 से लेकर 14 वर्ष की उम्र की बात करें, इन्हें भविष्य का संसाधन कहा जाता है। भविष्य का संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्यूचर में ये वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये लोग अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। स्वाभाविक है, अर्थव्यवस्था का विकास होता चला जाएगा। मान लिया जाए, ध्यान दो इस बात को, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी यह है कि श्रमिकों की आपूर्ति निरंतर होती रहे, निरंतर होती रहे। अब एक प्रश्न, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए श्रमिकों की आपूर्ति निरंतर होती रहनी चाहिए। यदि श्रमिकों की आपूर्ति गिर गई तो परिणाम क्या होगा? मान लिया जाए कि किसी देश में जन्म दर कम है, जब जन्म दर कम होगा तो स्वाभाविक है जनसंख्या में वृद्धि कम, और जनसंख्या में वृद्धि कम होगी तो श्रमिकों की संख्या कम, और जब श्रमिकों की संख्या कम होगी तो स्वाभाविक है श्रम लागत में वृद्धि होगी। पहली बात। दूसरी तरफ क्या होगा? श्रमिकों की संख्या में यदि कमी हुई
तो श्रमिकों की आपूर्ति बाधित, और जब श्रमिकों की आपूर्ति बाधित होगी तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। दूसरी तरफ श्रम लागत में वृद्धि होगी तो उत्पाद महंगा। यदि उत्पाद महंगा होगा तो स्वाभाविक है निर्यात कम। इसको इस तरह समझो, आप ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए आपने कोई कंपनी खोल ली और उस कंपनी में उत्पादन करने के लिए 100 श्रमिक चाहिए, लेकिन मात्र 50 श्रमिक हैं। जब 50 श्रमिक मिलेंगे, आवश्यकता है 100 श्रमिकों की, केवल 50 श्रमिक बाजार में उपलब्ध हैं, तो फिर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे पता ही है चला मुझे 100 केजी 100 किलो किसी वस्तु का निर्माण करना है और 100 किलो वस्तु का निर्माण करने के लिए 100 मजदूर चाहिए, पर बाजार में केवल 50 मजदूर हैं, तो फिर 100 किलो वस्तु का निर्माण नहीं हो पाएगा, उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उत्पादन गिरेगा। जब उत्पादन गिरेगा तो क्या होगा? ध्यान दो, जब उत्पादन गिरेगा तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था का विकास भी गिर जाएगा। दूसरी तरफ जब श्रमिकों की आपूर्ति गिरती है तो फिर मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। जो मजदूरी में वृद्धि होती है उसे कहते हैं श्रम लागत में वृद्धि। जैसे बहुत सारे मजदूर हैं, आपने एक मजदूर ने कहा हम भाई 1 घंटे के लिए 100 रुपया लेंगे, दूसरे ने कहा हम 50 रुपये लेंगे, तीसरे ने यह कहा हम 1 घंटे के लिए 20 रुपया लेंगे, तो स्वाभाविक है आप उस मजदूर को काम दोगे जो 20 रुपये प्रति घंटे में काम कर रहा है। इसका फायदा क्या होगा? आप जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत कम हो जाएगी। जब लागत कम होगी तो उत्पाद सस्ता होगा, उत्पाद सस्ता होगा तो उसकी डिमांड मांग बढ़ जाएगी और निर्यात दुनिया के विभिन्न देशों में आप अपना सामान बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका उत्पाद बहुत सस्ता है। अब सोचो, इसका मतलब ये है जन्म दर में यदि कमी आएगी तो जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, श्रमिकों की संख्या कम होगी, श्रम लागत में वृद्धि होगी, श्रमिकों की आपूर्ति बाधित होगी, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि श्रमिकों की संख्या कम होगी तो श्रम लागत में वृद्धि होगी और श्रम लागत में वृद्धि होगी तो उत्पाद महंगा होगा, उत्पाद महंगा होगा तो निर्यात कम होगा। इसलिए हर देश यह चाहता है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आपूर्ति बनी रहे। अब एक चीज सोचो, अब श्रमिकों की पर्याप्त आपूर्ति बने रहने के लिए यह जरूरी है कि जनसंख्या एक निश्चित अनुपात में बनी रहे। यदि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव। अब एक प्रश्न उठा, मान लिया जाए जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सभी को रोजगार देना संभव नहीं है, रोजगार देना संभव नहीं है। अब क्या होगा? जब जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक है सभी को रोजगार देना संभव नहीं। परिणाम क्या होगा? जनसंख्या का बड़ा सा भाग
अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा। जब बोझ बन गया, आय का बड़ा भाग जनसंख्या को खिलाने में खर्च, और जब खिलाने में खर्च होगा तो बचत कम, और जब बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम, और जब औद्योगिकरण कम होगा आर्थिक समृद्धि कम। इसको इस तरह देखो आप, जनसंख्या में यदि अत्यधिक वृद्धि होगी तो सभी को रोजगार देना संभव नहीं। परिणामतः जनसंख्या का बड़ा भाग अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके परिवार में 20 लोग हैं, आज सबको रोजगार नहीं मिला, कमाने वाले 5 लोग हैं, परिवार में 20 लोग हैं, 20 लोग, केवल 5 व्यक्ति कमा रहा है, 15 लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो ये 15 लोग इस 5 लोगों पर बोझ बन जाएंगे। तो ये लोग जो पैसा कमाएंगे अपनी आय का बड़ा सा भाग इन 15 लोगों को खिलाने में खर्च कर देंगे, तो इनकी बचत कम हो जाएगी। जब इनकी बचत कम हो जाएगी तो गरीब के गरीब बने रहेंगे। यहां भी वही चीज है, सभी को रोजगार देना संभव नहीं, परिणामतः जनसंख्या का बड़ा सा भाग अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा। बोझ, आखिर बोझ क्यों बनेगा? क्योंकि आय का बड़ा भाग जनसंख्या को खिलाने में खर्च, तो बचत कम, बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम, यदि औद्योगिकरण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि कम, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। जैसे मैंने परिवार के एग्जांपल लिया कि परिवार में टोटल 20 लोग हैं, 5 लोग कमाने वाले हैं, 15 लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो ये 15 लोग 5 लोगों पर बोझ बन जाएंगे। ये 5 लोग जो इनकम जनरेट करेंगे उसकी आय का बड़ा सा भाग इन 15 लोगों को खिलाने पर खर्च हो जाएगा। इनकी बचत कम होगी, बचत कम होगी तो गरीब के गरीब बने रहेंगे। इसलिए यह कहा जाता है हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में हैं। क्योंकि इसको इस तरह देखो आप, यदि हम अधिक संख्या में हैं तो क्या होगा? बड़ा भाग खर्च हो गया तो बचत कम, बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम, औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम, और रोजगार का सृजन कम होगा तो गरीबी ज्यादा। अब ध्यान दो इस बात को, हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में हैं। ऐसा क्यों? यदि हम अधिक संख्या में हैं तो आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च हो जाएगा, हमारी बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा,
निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, परिणाम तो रोजगार का सृजन कम होगा, गरीबी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम इसको इस तरह समझते हैं कि जैसे अधिक जनसंख्या तो स्वाभाविक है बचत कम होगा, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम, स्वाभाविक है कम होगा, पूंजी का निर्माण कम। यदि ये कम हुआ प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। इसको इस तरह समझो आप, यदि हम अधिक संख्या में हैं तो आय का बड़ा सा भाग खिलाने पे खर्च हो जाएगा। परिणाम क्या होगा, हमारी बचत कम होगी। यदि बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा और प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। इसलिए प्रत्येक देश यह चाहता है कि अनुकूलतम जनसंख्या हो। अब यदि इसलिए हर देश अनुकूलतम जनसंख्या की बात करता है। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ है कि जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। इसको इस तरह समझो आप, हमारे पास जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जो न कम हो न ज्यादा हो। जनसंख्या ज्यादा होगी तो इकोनॉमी पर बोझ बन जाएगी, जनसंख्या बहुत कम होगी तो श्रमिकों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी, और श्रमिकों की आपूर्ति यदि बाधित हुई तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जब उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है आर्थिक समृद्धि में गिरावट आएगी। इसलिए अनुकूलतम जनसंख्या की बात की गई। पर एक प्रश्न उठा, अनुकूलतम जनसंख्या का मानक क्या है? यह डिपेंड करता है अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में कुछ देश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मान लीजिए आपके परिवार में 10 लोग हैं और इनकम टोटल 100 रुपए है। आपके परिवार में 10 लोग हैं और इनकम केवल 100 रुपए है, तो स्वाभाविक है ये 10 लोगों का परिवार आपके ऊपर बोझ बन जाएगा क्योंकि इनकम बहुत कम है। मान लिया जाए कि आपने क्या कर लिया, दुकान बड़ी कर दी, बहुत बड़ी दुकान कर दी। पता ही चला कि पहले आपने दुकान खोली थी 1 लाख रुपए में, आपने दुकान खोल ली थी और उसमें 10 लोग जॉब कर रहे हैं, पर प्रति व्यक्ति इनकम कम है। ये जो 10 लोग जॉब कर रहे हैं, केवल 2 लोग दुकान में लग जाएं
तो शायद इनकम ज्यादा हो जाए। तो अतिरिक्त जो 8 लोग हैं आपकी दुकान पर बोझ है। आपकी दुकान बढ़ भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? कि आप अपनी दुकान से जो लाभ कमाएंगे, लाभ का बड़ा सा हिस्सा इन लोगों को खिलाने में खर्च हो जाएगा, तो आपकी बचत कम हो जाएगी। और जब बचत कम होगी तो दुकान में पैसा नहीं लगा पाएंगे। और जब दुकान में पैसा नहीं लगेगा तो दुकान का विस्तार नहीं हो पाएगा। मान लिया जाए दुकान बहुत बड़ी कर दिया आपने, बहुत बड़ी कर दिया, इतनी बड़ी दुकान कर दी आपने कि आपको 10 लोग भी कम पड़ रहे हैं। तो ये 10 लोग जो आपकी दुकान पर बोझ थे, ये 10 लोग आपकी दुकान के लिए वरदान हो जाएंगे। तो ये 10 लोगों का परिवार आप पर बोझ है कि वरदान है, डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अब देखो, आप मान लिया जाए कि आपने अपनी इनकम बढ़ा दी, तो ये जो 10 लोगों का परिवार बोझ था आपके लिए वरदान बन जाएगा। उसी तरह हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, यदि वह देश अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर दिया, बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, तो जो पॉपुलेशन बोझ थी वो उसके लिए वरदान बन जाएगी। इसलिए जैसे हम चाइना के एग्जांपल लेते हैं, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया, बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया, तो चाइना की पॉपुलेशन चाइना के लिए वरदान बन गई। पर दुनिया के ऐसे गरीब देश हैं जिनकी इनकम इतनी कम है कि उन देशों की जनसंख्या 3, 4, 10 करोड़ है, और 10 करोड़ की जनसंख्या भी उनकी अर्थव्यवस्था पर बोझ है। क्यों? क्योंकि उन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है। उसी तरह हम लोग जो बात कर रहे थे अनुकूलतम जनसंख्या, ये डिपेंड करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, मान लिया जाए कि भारत की जनसंख्या इसमें 135 करोड़ है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मान लो इतनी बड़ी है, और यह 135 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ है, क्योंकि सभी को रोजगार देना संभव नहीं है। पता ये चला एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को खिलाना पड़ेगा, तो देश जो इनकम जनरेट करेगा उसके आय का बड़ा सा हिस्सा इनको खिलाने में खर्च हो जाएगा। बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा, देश गरीब बना रहेगा। तो ये 135 करोड़ की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ है। पर यदि देश ने अर्थव्यवस्था का विस्तार कर दिया, अब इतना बड़ा कर दिया, तो पता ये चला इन सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जब रोजगार मिल जाएगा तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो जाएगी, और यह अनुकूलतम जनसंख्या बन जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या अनुकूलतम है कि प्रतिकूल है, डिपेंड करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। पर यदि इसे परिभाषित किया जाए तो इसका अर्थ है जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो। लेकिन विश्व के जितने भी गरीब विकासशील देश हैं वो करते क्या है? जो गरीब देश हैं वो जनसंख्या में लगातार वृद्धि करते चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई गरीब देश है, एक गरीब व्यक्ति करता क्या है? वो ये सोचता है कि परिवार में जितने लोग होंगे उतना हाथ होगा, और जितना हाथ होगा उतनी कमाई होगी। तो ये करता क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करता है एक गरीब व्यक्ति। क्यों करता है? क्योंकि गरीब व्यक्ति यह सोचता है कि परिवार में जितने बच्चे होंगे, जितने लोग होंगे, कमाई के उतने साधन होंगे,
और जितना साधन होगा उतना पैसा आएगा। एक गरीब, इस दुनिया के गरीब विकासशील देश जनसंख्या में वृद्धि करती चली जाती है, जनसंख्या में वृद्धि। अब एक चीज ध्यान सुनिए इस बात को, जब गरीब की बात की गई तो मैंने ये कहा गरीबी और जनसंख्या में वृद्धि की बात करें। गरीब व्यक्ति करता क्या है? यह सोचता है गरीबी जितना हाथ उतना पैसा, और जितना हाथ उतना पैसे की बात करेंगे तो इसके लिए क्या करता है? अधिक बच्चे पैदा करता है। अच्छा, अधिक बच्चे पैदा होंगे तो जन्म दर ज्यादा, और जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। ध्यान दो, एक गरीब व्यक्ति क्या सोचता है कि जितना हाथ होगा उतना पैसा होगा, इसके लिए वह ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जन्म दर ज्यादा होगा, जन्म दर ज्यादा होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। मान लिया जाए यदि जनसंख्या में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च हो जाएगा। जब खिलाने पर खर्च होगा तो बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा औद्योगिकरण कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम। और जब रोजगार का सृजन कम होगा तो गरीबी बढ़ जाएगी। ध्यान देना इस बात को। यदि जनसंख्या में वृद्धि हुई तो देश क्या करेगा? अपनी आय का बड़ा सा भाग खिलाने पर खर्च कर देगा, अपने नागरिकों को खिलाने में खर्च, और देश के पास बचत कम होगी। बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा, गरीबी में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है गरीबी से इसमें वृद्धि होती है और इसको प्रमोट करता है। अब सोचो आप, माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था। माल्थस ने यह कहा कि जनसंख्या में वृद्धि बीजगणितीय अनुपात में होती है, और यह कहा जाए उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। परिणाम क्या होता है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत माल्थस ने जनसंख्या का एक सिद्धांत दिया। इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या में बीजगणितीय अनुपात में वृद्धि होती है। माल्थस ने यह कहा जनसंख्या में बीजगणितीय अनुपात में वृद्धि होती है, अर्थात इस तरह वृद्धि होती है 2, 4, 8, 16,
32। पर खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि होती है, अंकगणितीय अनुपात 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अंकगणितीय अनुपात है और ये बीजगणितीय अनुपात है। आप सोचो, यदि जनसंख्या में वृद्धि बीजगणितीय अनुपात में होने लगी, खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होगी, तो स्वाभाविक है खाद्यान्न उत्पादन के अपेक्षा जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। आज जब बहुत तेजी से वृद्धि होगी तो पता यह चला भयंकर गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या उत्पन्न होगी। आखिर क्यों? गरीबी, भूखमरी, कुपोषण। जैसे आप एक परिवार का उदाहरण लें, मान लेता हूं एक परिवार में हर वर्ष 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उत्पादन में केवल इतनी वृद्धि हो रही है। तो जिस अनुपात में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा? घर के अधिकांश लोग भूखे रह जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, पूरा परिवार गरीब पे गरीब बना रहेगा, क्योंकि जो उत्पादन करेगा, उत्पादन का बड़ा हिस्सा उन लोगों को खिलाने में खर्च हो जाएगा। पता ये चला आपके घर में अतिरिक्त अनाज बचा ही नहीं, तो आप बेच नहीं पाएंगे, और नहीं बेच पाएंगे तो आपकी इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। इसलिए माल्थस ने यह कहा कि जनसंख्या में बीजगणितीय अनुपात में वृद्धि होती है तो खाद्यान्न उत्पादन में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होती है। अर्थात जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस अनुपात में खाद्यान्न में वृद्धि नहीं हो पाती। इससे क्या होगा? गरीबी, भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसी आधार पर हम कुछ शब्दावलियों की बात करें। हम लोग कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं जिसका प्रयोग बार बार होगा, जैसे मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात करें हम लोग, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टेलिटी हम रेट की बात करें, ये होता क्या है? और यूपीएससी में और पीसीएस में यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रति 1 लाख ध्यान दो, प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, जीवित शब्द है। अनेक बार ऐसा होता है कि मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर प्रसव के दौरान या गर्भ समाप्त होने के 42 दिन के अंदर प्रसव के कारण मरने वाले माताओं की संख्या, इसको इस तरह देखो आप, मातृ मृत्यु दर,
मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। यहां गलतियां हो सकती हैं, थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और एक बात याद रखना, एक प्रश्न भी आपका गलत हुआ तो फिर आप पीटी से बाहर हो सकते हैं, और इस अवसर को चूकना नहीं है। पीटी किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। इस एक एक शब्द को ध्यान दो, इस बात को। प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, इस शब्द को याद रखना है। प्रसव के दौरान या गर्भ समाप्त होने के 42 दिन के अंदर प्रसव के कारण मरने वाली माताओं की संख्या। अब से विकल्प क्या दे सकता है कि मातृ मृत्यु दर का अर्थ है प्रति 1 लाख जन्मे बच्चों पर मरने वाले माताओं की संख्या, प्रति 1 लाख। अब ध्यान से सुनो, गलती कैसे होती है। प्रति 1000 जन्मे बच्चों पर मरने वाले माताओं की संख्या। विकल्प क्या देगा, दोनों सही है, दोनों गलत, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है। ये मान लो प्रश्न है, सत्य है। विकल्प क्या है, प्रति 1 लाख जन्मे बच्चों पर मरने वाले माताओं की संख्या, प्रति 1000 जन्मे बच्चों पर मरने वाले माताओं की संख्या। अब एक चीज सोचो, आप गलती क्या करोगे। ये तो गलत है ही। जल्दीबाजी में क्या होता है, प्रति 1 लाख जन्मे बच्चों पर। हम क्या करेंगे, विकल्प क्या है, दोनों सही है, तो ये तो होगा नहीं। दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सही मार देते हैं, केवल फर्स्ट सही है, जबकि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा कि यहां जन्मे बच्चों शब्द की बात है, और परिभाषा क्या दिया है, जीवित जन्मे बच्चे की बात करें। जन्मे बच्चों में मरे हुए बच्चे भी हो सकते हैं, जबकि यहां लिखा है जीवित जन्मे बच्चों पर, और यहां क्या लिखा है, केवल जन्मे बच्चों पर मरने वाले माताओं की संख्या। इसका मतलब है यह भी विकल्प गलत है, यह भी विकल्प गलत है। इसका मतलब है दोनों विकल्प गलत है। इस तरह गलतियां हम लोग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को बचा ले। और मैं दावा करता हूं, आपको यदि टर्म्स क्लियर है और थोड़ा सा करंट यदि आपका तैयार है, तो पीटी नहीं रुकना चाहिए। जो ह्यूमन एरर की बात की जाती है, इस प्रश्न में देखो, हर बच्चा जल्दीबाजी में जन्मे 1 लाख पढ़ेगा, रटा भाई जीवित सबको ध्यान नहीं देगा। फिर कभी कभी क्या करेगा वो कि प्रसव के दौरान, अब देखो होता क्या है, गलती क्या होगी, प्रति 1 लाख मान लेता हूं या जीवित शब्द दे दिया, बच्चों पर केवल प्रसव के कारण ध्यान देना, केवल प्रसव के कारण मरने वाले माताओं की संख्या। पहली चीज। दूसरी चीज, हम सेकंड की बात करें, प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर बच्चे के जन्म के
बाद 42 दिन के अंदर मरने वाले माताओं की संख्या। मानो ये विकल्प दे दिया, प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर केवल प्रसव के कारण मरने वाली माताओं की संख्या, केवल प्रसव के कारण। अब ध्यान देने इस बात को। अब विकल्प क्या, प्रसव के दौरान या गर्भ समाप्त होने के 42 दिन के अंदर, पर प्रसव के कारण शब्द है और यहां क्या लिखा है, केवल प्रसव। तो मातृ मृत्यु दर में क्या देखा जाता है, प्रसव की बात करते हैं, मातृ मृत्यु हम दर की बात करें। ध्यान देना, यदि कोई महिला घरेलू हिंसा के शिकार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना के शिकार होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कुपोषण के कारण किसी महिला की मृत्यु होती है या किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब यह है हम उसकी गणना मातृ मृत्यु दर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि मातृ मृत्यु दर में उन्हीं महिलाओं की गणना की जाएगी जो महिलाएं प्रसव के कारण जिनकी मौत होती है। मान लेता हूं किसी बूढ़ी महिला की मृत्यु होती है, बूढ़ी महिला की मृत्यु होती है, तब उसकी गणना मातृ मृत्यु दर में नहीं होगी। कोई 10 वर्ष की बच्चे की मौत होती है तो भी उसकी गणना मातृ मृत्यु दर में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मातृ मृत्यु दर में परिभाषा क्या है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर प्रसव के दौरान या गर्भ समाप्त होने के 42 दिन के अंदर प्रसव के कारण। प्रसव पहला रीजन है, तो प्रसव के कारण मरने वाली महिलाओं को ही मातृ मृत्यु दर में गिना जाता है। मान लिया जाए कोई महिला अविवाहित है, अविवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है, तो अविवाहित महिला के मृत्यु को मातृ मृत्यु दर में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अविवाहित महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है। पहली चीज। दूसरी चीज, मान लिया जाए एक महिला का प्रजनन काल खत्म हो गया, तो प्रजनन काल के बाद ही किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसे भी मातृ मृत्यु दर में नहीं गिना जाता है। किसी बूढ़ी महिला की मृत्यु होती है तो भी उसकी मातृ दर में नहीं गिना जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा वो? देखो आप, जैसे एग्जाम्पल लें कि मातृ मृत्यु दर में गणना की जाती है। फर्स्ट, समाप्त होने के बाद की संख्या। सेकेंड, दुर्घटना के कारण फोर्थ, अब बताओ मातृ मृत्यु दर में गणना की जाती है। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मातृ मृत्यु दर की गणना करते समय प्रसव के दौरान या प्रसव के कारण मरने वाली महिलाओं को गिना जाता है। ये क्या है? प्रजनन काल समाप्त होने के बाद मरने वाली महिलाओं की संख्या। प्रजनन काल समाप्त होने के बाद
मरने वाली महिलाओं की संख्या। अब एक प्रश्न उठा कि जब प्रजनन काल की बात करें, प्रजनन काल समाप्त होने की बात, और जब प्रजनन काल समाप्त हो जाएगा तो स्वाभाविक है महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी, तो स्वाभाविक है प्रसव के कारण उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यदि किसी बूढ़ी महिला की मृत्यु होती है या ऐसी महिला की मृत्यु होती है जिसका प्रजनन काल समाप्त हो चुका है, तो उसे मातृ मृत्यु दर में नहीं गिना जाता। इसका मतलब है इसकी गणना मातृ मृत्यु दर में नहीं होगी। नंबर 2, दुर्घटना के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या, जबकि परिभाषा क्या है? प्रसव के कारण, तो ये भी इनकी भी गणना इसमें नहीं होगी। अविवाहित महिला की मृत्यु, इसकी भी गणना इसमें नहीं होगी। तो हमारा विकल्प क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। एक सामान्य अर्थ है। दूसरा जो शब्द है शब्द है शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसमें है क्या? प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 वर्ष से कम एक चीज ध्यान देना, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या। मातृ मृत्यु दर में क्या था? 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, और शिशु मृत्यु दर में क्या है? 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर। कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यही पे एक नया शब्द है, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? ध्यान देना, शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 वर्ष से कम उम्र के मरने वाली बच्चों की संख्या को गिना जाता है, जबकि बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट में 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 0 वर्ष से 4 वर्ष के बीच की उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या प्रति 1000 वर्ष के बीच दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम और बाल मृत्यु दर में 0 से 4 वर्ष की बात करें हम लोग, मतलब 4 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या, दोनों में बेसिक डिफरेंट ये है। इसे कई जगह इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ध्यान देना इस बात को। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में बाल मृत्यु दर लिखेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा इन्फेंट। ये बात याद रखना है, इन्फेंट
मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट? आखिर है क्या यह? इसी पर एक शब्द है शिशु लिंगानुपात। क्या चीज है लिंगानुपात? सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो लिंगानुपात लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। एक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसे कहा जाता है सेक्स रेशियो। लेकिन शिशु लिंगानुपात क्या है? चाइल्ड सेक्स हम रेशियो की बात करें, यहां देखो 0 से 6 वर्ष के बीच बालकों पर बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष के बीच बालकों पर बालिकाओं की जो संख्या है उसे कहा जाता है शिशु लिंगानुपात। याद रखना है, शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से कम, बाल मृत्यु दर में 4 वर्ष से कम और शिशु लिंगानुपात में 6 वर्ष से कम। मतलब 0 से 6 वर्ष के बीच बालकों पर बालिकाओं की संख्या, मतलब लड़कों पर लड़कियों की संख्या को कहा जाता है शिशु लिंगानुपात की हम बात करें। फिर एक प्रश्न उठा, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या में वृद्धि न हो यह तभी संभव है जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो। जन्म दर मृत्यु दर जब बराबर होगा तो उसे कहते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है उसे। यहीं पे एक शब्द आया जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आखिर होता क्या है इसको ध्यान समझो। इसे दिया था सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। और
वैज्ञानिक स्वरूप दिया था नोटेस्टीन ने। इसे कहते हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थॉमसन ने यह सिद्धांत दिया, किंतु वैज्ञानिक स्वरूप वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया तो नोटेस्टीन ने। अब नोटेस्टीन क्या बताता, कई स्टेज की चर्चा करता है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेज, इसको इस तरह देखो आप, स्टेज जन्म दर, मृत्यु दर, या आकार की बात करें। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, अब स्टेज इसको ध्यान से समझो इस बात को। यह सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, अब वैज्ञानिक स्वरूप दिया था नोटेस्टीन ने। इन्होंने क्या कहा, ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें क्या होता है, गरीबी, ज्यादा, भूखमरी ज्यादा, कुपोषित लोगों की संख्या ज्यादा, आधारभूत सुविधा का अभाव कम। सबसे बड़ी चीज ये है, गरीबी ज्यादा, भूखमरी ज्यादा है। तो सुबह जब गरीबी ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि जितना हाथ उतना पैसा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जन्म दर ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि गरीबी ज्यादा है, भूखमरी भी ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। जब स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होगा तो महामारियों का विस्तार होगा, महामारी का विस्तार होगा, रोग का विस्तार होगा, तो मृत्यु दर भी ज्यादा। और जब मृत्यु दर ज्यादा होगी, जन्म दर तो ज्यादा है ही, मृत्यु दर भी ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक जनसंख्या में वृद्धि, या तो जनसंख्या स्थिर या वृद्धि दर अत्यंत कम होगी। जो फर्स्ट स्टेज है इसमें गरीबी ज्यादा है, भूखमरी ज्यादा है। जब गरीबी ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना हाथ उतना पैसा, जितना पैसा आएगा उतना ही ज्यादा भूख से सुरक्षा मिलेगी, तो जन्म दर ज्यादा होगा। लेकिन गरीबी के कारण और भूखमरी के कारण, एक तरफ भूखमरी ज्यादा होगी तो कुपोषित लोगों की संख्या ज्यादा होगी, महामारियों का विस्तार ज्यादा होगा, और गरीबी के कारण स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार नहीं हो पाएगा। परिणाम क्या होगा, मृत्यु दर भी ज्यादा होगा। जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, तो जनसंख्या स्थिर होगी या वृद्धि दर अत्यंत कम होगी। जो सेकेंड स्टेज है इसमें क्या होगा, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। गरीबी में कमी आएगी, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होगा, अब एक चीज सोचो, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, गरीबी में कमी आएगी, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होगा, तो जन्म दर तो ज्यादा होगा, लेकिन मृत्यु दर में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? कि स्वास्थ्य सुविधा के विकास के कारण
महामारियों पर रोक लग जाएगी, महामारी पर रोग का विस्तार कम होगा। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के विकास के कारण या गरीबी में कमी आने के कारण उत्पादन ज्यादा होगा, भूखमरी समाप्त हो जाएगी, कुपोषण की समस्या समाप्त हो जाएगी, लोग स्वस्थ होंगे तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। जन्म दर बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या विस्फोट। तीसरा जो स्टेज है औद्योगिकरण होगा। शिक्षा का विस्तार होगा, आप देखो औद्योगिकरण ज्यादा होगा, शिक्षा का विस्तार ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है शिक्षा एक बेहतर गर्भ निरोधक है, तो जन्म दर में गिरावट आएगी। दूसरी तरफ मृत्यु दर में कमी तो है ही, परिणाम क्या होगा? स्थिर या कम वृद्धि। जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन स्थिर हो जाएगी, या वृद्धि दर बहुत कम होगी। चौथा जो स्टेज है, चौथे स्टेज में क्या होगा? औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विकास या विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, परिणामतः लोग बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो बच्चों की परवरिश करें। जब लोगों के पास बच्चे की परवरिश करने का समय नहीं होगा तो लोग बच्चे नहीं पैदा करेंगे। स्वाभाविक है जन्म दर में तेजी से गिरावट, देखो आप जन्म दर में तेजी से गिरावट आएगी, मृत्यु दर में कम है ही, जनसंख्या स्थिर या जनसंख्या में गिरावट आएगी। इस प्रकार जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत तो थॉमसन ने दिया था, वैज्ञानिक स्वरूप दिया था नोटेस्टीन ने। उन्होंने क्या कहा? 4 स्टेज की बात। फर्स्ट स्टेज में क्या? अर्थव्यवस्था की स्थिति, गरीबी ज्यादा, भूखमरी ज्यादा, जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर ज्यादा, जनसंख्या स्थिर होगी या वृद्धि दर अत्यंत कम होगी। सेकेंड स्टेज में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, गरीबी में कमी आई, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार हुआ, जन्म दर तो ज्यादा रहा, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। 1970 के दौर में भारत में यही स्थिति थी। थर्ड स्टेज में क्या होगा? औद्योगिकरण, शिक्षा का विस्तार हुआ, स्वाभाविक शिक्षा एक बेहतर गर्भ निरोधक है, तो जन्म दर में गिरावट आई, मृत्यु दर में कमी तो है ही, जनसंख्या स्थिर होगी या कम वृद्धि होगी। पर जो अंतिम स्टेज है, अंतिम स्टेज औद्योगिकरण अपने टॉप लेवल पर चला गया, सभी को रोजगार मिल गया, तो लोगों के पास इतना समय नहीं है कि अपने बच्चे की परवरिश कर सकें, इसलिए ऐसे लोग बच्चे पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे या बच्चे एडॉप्ट करेंगे। परिणाम क्या होगा? जन्म दर में तेजी से गिरावट आएगी, मृत्यु दर में कमी तो है ही, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, ये जनसंख्या गिरने लगेगी। इस प्रकार नोटेस्टीन ने इस स्टेज की चर्चा की। इसका मतलब क्या होता है? इसी पर संपूर्ण प्रजनन दर की बात करें।
अब एक शब्द है संपूर्ण प्रजनन दर। टोटल इसको कहते हैं TFR की बात करते हैं हम लोग। संपूर्ण प्रजनन दर की बात करें हम लोग, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, ये होता क्या है? TFR का मतलब क्या होता है? TFR का मतलब होता है, TFR वह रेशियो है, वह रेट है जो बताता है कि प्रति महिला बच्चों की संख्या कितनी है, एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे कहा जाता है TFR। मान लिया जाए टोटल 5000 महिलाएं हैं और 15000 बच्चे हैं। अब TFR की यदि गणना की जाएगी तो प्रति महिला बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 15000 बटा 5000 इजिकल टू कितना हो गया? 3। तो जो TFR है वो 3 है। अब एक प्रश्न उठा, ध्यान दो इस बात को। दुनिया के अधिकांश देश जनसंख्या को नियंत्रित करने पर बल दे रहे हैं। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे देश हैं जनसंख्या पर, देखो आप, कमी करने की बात कर रहे हैं। अब पता ही चला एक बच्चे की मां एक बच्चे की पिता हो, ये दोनों मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग। अब ये सोचो, यदि ये 2 बच्चे को जन्म देता है तो 2 लोग इसे रिप्लेस कर देंगे तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए TFR को 2 रखा जाना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2 रखा जाना चाहिए। 2 क्यों? क्योंकि मां बाप 2 लोग हैं और जनसंख्या स्थिर तभी होगी जब इतने बच्चे हो जिनको रिप्लेस कर दें। और यदि दोनों मिलकर 2 बच्चों को जन्म देंगे तो 2 बच्चे अपने मां बाप को रिप्लेस कर देंगे तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, TFR। लेकिन ध्यान दो इस बात को, अक्सर देखा होगा TFR को 2.1 रखा जाता है। 2.1 क्यों रखा जाता है? ध्यान दो इस बात को, क्योंकि बाल मृत्यु दर 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। शिशु मृत्यु दर भी 0 नहीं हो सकता। मान लिया जाए TFR को 2 रखा जाता है और शिशु मृत्यु दर बनी है तो स्वाभाविक है जनसंख्या में गिरावट आने लगेगी। यदि हम जनसंख्या को स्थिर करना चाहते हैं, अब सोचो तो TFR को 2.1 रखना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए हमारे पास ऐसी तकनीक का विकास हो गया जिसे शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर 0 हो गया, 0 कर दिया गया। यदि शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर को 0 कर दिया गया तब तो जनसंख्या को स्थिर करने के लिए TFR 2 चाहिए, किंतु शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को 0 करना लगभग असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि कुछ बच्चों की मौत दुर्घटना में होती ही है। हो सकता है हम महामारियों पर रोक लगा दें, कुपोषण की समस्या को सॉल्व कर दें, पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जब TFR की बात की जाती है तो हमेशा 2.1 रखा जाता है। मान लिया जाए ये 2.1 TFR 2.1 से ज्यादा होगी, 2.2 है मान लो TFR, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी।
यदि TFR 1.9 है तो जनसंख्या में तेजी से गिरावट आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां TFR बहुत कम है, तो वहां जनसंख्या तेजी से गिरेगी, और जनसंख्या यदि तेजी से गिरेगी तो स्वाभाविक है श्रमिकों की आपूर्ति गिरेगी, और जब श्रमिकों की आपूर्ति गिरेगी तो सस्ते श्रमिक नहीं मिलेंगे, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह यदि TFR 1.9 है तो स्वाभाविक है जन्म दर में गिरावट, स्वाभाविक है जनसंख्या में गिरावट, और जनसंख्या में गिरावट आएगी तो श्रमिकों की आपूर्ति में गिरावट, और श्रमिकों की आपूर्ति में गिरावट आएगी तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। दूसरी तरफ सस्ते श्रमिकों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इसलिए हर देश की कोशिश होती है जनसंख्या इतनी हो ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बना रहे। मान लिया जाए किसी देश की जनसंख्या बहुत कम है और उस देश को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करना है, तो उसके बाद दो विकल्प है। या तो जन्म दर को बढ़ा दे ताकि जनसंख्या बढ़ जाए और श्रमिकों की आपूर्ति हो, या तो श्रमिकों का आयात करे। पर समस्या क्या है, यदि वह श्रमिकों का आयात करता है तो फिर जब कोई श्रमिक जाएगा तो अपने कल्चर के साथ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए जापान में जन्म दर बहुत तेजी से गिर रही है। जापान अपने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए श्रमिकों का आयात करता है, वो भी भारत से। यूपी बिहार के बड़े पैमाने पर लोग जापान जाते हैं, पर यूपी बिहार का व्यक्ति जब जापान जाएगा काम करने के लिए तो एक बात याद रखना, अपने कल्चर के साथ जाएगा। कल्चर क्या है? खान पान रहन सहन। वहां जाएगा तो वहां भी लिट्टी चोखा खाएगा, चावल दाल की बात करें, कल्चर को छोड़ेगा नहीं वो। जापान में जाएगा, जापान का कल्चर अलग, यूपी और बिहार के लोगों का कल्चर अलग, कल्चरल क्लैश होगा, सांस्कृतिक टकराव होगा। और जब कल्चरल क्लैश होगा तो कानून व्यवस्था खराब हो गई, लैंड ऑर्डर खराब होगा। इसलिए हर एक देश की कोशिश होती है कि वो श्रमिकों का आयात कम से कम करे। अब एक प्रश्न उठा कि जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की बात करें हम लोग, जनसंख्या प्रक्षेपण दो चीज होती हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन। जन्म दर, मृत्यु दर, हम प्रवासन की बात करें चीजें, हम इसकी आधार पर हम भविष्य की जनसंख्या के अनुमान लगा लें
तो उसे कहते हैं जनसंख्या प्रक्षेपण। हम भविष्य में जनसंख्या, कितनी जनसंख्या में वृद्धि होगी उसका हम अनुमान लगाते हैं। इसको कहते हैं पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। इसी के साथ एक शब्द है जनसंख्या जाल, ट्रैप। हम पॉपुलेशन ट्रैप की बात करें। पॉपुलेशन ट्रैप का मतलब क्या होता है? जनसंख्या जाल का मतलब क्या होता है? जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो होगा क्या? पूरी अर्थव्यवस्था को जनसंख्या कवर कर लेगी, ट्रैप, जाल में बांध लेगी। जैसे यह हमारी अर्थव्यवस्था है, यह चारों तरफ जनसंख्या है, अब पूरी अर्थव्यवस्था जनसंख्या के जाल में फंस गई है। अंत धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मरती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो इनकम जनरेट होगा, जो जिस आय का सृजन होगा, उसका बड़ा सा भाग इनको खिलाने में खर्च हो जाएगा, बचत कम होगी। और जब बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, और जब औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन भी कम होगा। इसलिए पॉपुलेशन ट्रैप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। अंत में हम बात करें जनसंख्या पिरामिड की बात करें हम लोग। पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें, पॉपुलेशन हम पिरामिड की बात करते हैं। इस पॉपुलेशन पिरामिड में आयु एवं लिंगानुसार पिरामिड का निर्माण किया जाता है। इस पिरामिड की खासियत है कि आधार तल पर कम उम्र के लोग और टॉप पर अधिकतम उम्र के लोग होते हैं। इसको इस तरह समझो आप जरा, पिरामिड बनता कैसे है? जैसे हमने ए नामक पिरामिड बनाई, देखो होता क्या है। ये 0 से लेकर 14 वर्ष, देखो ये पिरामिड है, पूरी बात ध्यान देना। नीचे 0 से लेकर 14 वर्ष ये भविष्य के संसाधन है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। ये ऊपर टॉप जो लेवल है 65 वर्ष से ऊपर, ये क्या इंगित करता है? ऊपर जाके जनसंख्या अत्यंत कम हो गई है। इस मैप पे ध्यान देना, आधार तल पे कम उम्र के लोग तथा शीर्ष पर अधिक उम्र के लोग होते हैं। 0 से 14 वर्ष, पूरी बात याद रखना। 0 से जो 14 की हम बात करते हैं, 15 से 64 वर्ष की बात करते हैं, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, देखो दोनों लगभग बराबर है। एक उम्र के बाद यदि ये जनसंख्या बूढ़ी होगी तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो लगभग श्रमिकों की आपूर्ति बराबर बनी रहेगी। तो इस तरह की जनसंख्या पिरामिड में हमारा जो ग्रोथ रेट है लगभग स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उतनी जन्म दर भी है, इतनी ये इनको रिप्लेस कर देंगे, बराबर की बात। ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर देखो आप,
वृद्धों की संख्या अत्यंत कम है, और ऊपर सिख पर नुकीला है, जब वृद्धों की संख्या कम होगी तो ये लोग इकोनॉमी पर बोझ नहीं होंगे, ये लोग इकोनॉमी पर बोझ नहीं होंगे, क्योंकि वृद्ध किसी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ होता है। पर यदि हम पिरामिड इस तरह बनाएं, जीरो से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 64 वर्ष, हम ऊपर की बात करें, ध्यान से सुनना इस बात को, यह क्या इंगित करता है? वर्किंग पॉपुलेशन तो ज्यादा है, अब यहां देखो, यहां बच्चों की संख्या कम है, तो भविष्य में मानव संसाधन की आपूर्ति गिरेगी। ये चौड़ा है, इसको इस तरह समझो आप। ये ग्राफ क्या इंगित करता है? आधार पर 0 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, ये भविष्य के संसाधन है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। अब सोचो, ये इनको पूर्णतः रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है जब ये पॉपुलेशन बूढ़ी होगी और जब ये लोग आएंगे, इस उम्र में आएंगे, तो जिस अनुपात में श्रमिकों की आपूर्ति हो रही थी उस अनुपात में श्रमिकों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, और जब श्रमिकों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो उत्पादन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा, और जब प्रोडक्शन गिरेगा तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कम होगा। दूसरी चीज, ये जो शीर्ष पे देखा होगा, ऊपर वृद्धों की संख्या अत्यंत कम है, और जब वृद्धों की संख्या अत्यंत कम होगी तो स्वाभाविक है वृद्ध हमारी इकोनॉमी पर बोझ होते हैं, ये लोग हमारी इकोनॉमी पर बोझ नहीं होंगे। मान लिया जाए हमारा ग्राफ इस तरह बनता है, जीरो से लेकर 14 वर्ष, इस ग्राफ को देखो आप, ये ग्राफ है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये तो इनको रिप्लेस कर देगा। जब ये लोग बूढ़े होंगे तो ये क्या करेगा? इनको रिप्लेस कर देगा। समझ वाली बात है? अब ध्यान, लेकिन ऊपर जाओगे जो शीर्ष पर, तो इनकी शीर्ष चौड़ा है, इसका अंदर वृद्धों की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब वृद्धों की संख्या क्यों ज्यादा है? ध्यान देना, ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये देश संपन्न है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। कुपोषण की समस्या नहीं है, लोग लंबी उम्र जीते हैं। अब एक चीज सोचो आप, कई बार ग्राफ ऐसा होता है, देखो आप, ये ए है, ये बी है, और मान लीजिए ये सी है। कई बार ग्राफ ऐसा बनेगा कि अब एक चीज हो आप, 0 से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 64 वर्ष, और 64 वर्ष से ऊपर, इस मैप में देखो आप, यह आधार तल बहुत चौड़ा है, वर्किंग पॉपुलेशन कम है, ऊपर जाएंगे तो वृद्धों की संख्या बहुत कम है। यह पूरा शीर्ष नुकीला है। अब ध्यान देना, फ्यूचर में जनसंख्या हमारी बढ़ेगी, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। अभी हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है इसकी अपेक्षा, पर फ्यूचर में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये लोग जब 15 वर्ष के होंगे तो वर्किंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये ग्राफ ये शो करता है। अब मान लिया जाए दुनिया के जो विकसित देश हैं, अब विकासशील देश हैं, वहां ग्राफ बनता कैसा है?
अब ध्यान देना, यहां ग्राफ बनता कैसा है, इस ग्राफ को ध्यान दो। इस बात को, दुनिया के विकसित देश की बात करें, विकसित देश में ग्राफ इस तरह बन रहा है। ये पिरामिड काफी ऊंचा है। पिरामिड का ऊंचा होना इस बात को इंगित करता है कि लोग लंबी उम्र जीते हैं। ये देखो आप, ये जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है, लगभग स्थिर हो चुकी है। 0 से 14 देखो लगभग बराबर है। जब ये लोग बूढ़े होंगे तो ये पॉपुलेशन को रिप्लेस कर देगी। ऊपर जब जाओगे तो ये आदत बहुत ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई इस बात को इंगित करता है कि लोग लंबी उम्र जी रहे हैं। 64 वर्ष से ऊपर की बात, ये देखो इसका शीर्ष चौड़ा है, इसका मतलब है बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, लोग लंबी उम्र जीते हैं। ये विकसित देशों का ग्राफ। विकासशील देशों का ग्राफ कैसे बनता है? जीरो से लेकर 14 वर्ष, हम ऊपर की बात करें, ध्यान सुने इस बात को। देखो ये वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, पर विकासशील देशों में शिक्षा के विकास के कारण जन्म दर में गिरावट आई है। ये देखो आप, लेकिन ऊपर जो आधार की चौड़ाई बहुत कम है, इसका वृद्धों की संख्या कम है, लेकिन इनकी जो ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है। विकासशील विकसित देशों की अपेक्षा यह जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है, जनसंख्या में थोड़ी सी गिरावट आई है। ऊपर जब जाएंगे तो चूंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम है, और ऊंचाई इस बात को इंगित करती है कि लोग लंबी उम्र नहीं जीते हैं। ऊपर देखो आधार शीर्ष बहुत कम चौड़ा है, इसका मतलब वृद्धों की संख्या बहुत कम है, यहां चौड़ाई बहुत ज्यादा है। दुनिया के जो गरीब देश हैं, गरीब देशों में ग्राफ कैसे बनता है? चौदह वर्ष, अब देखो इसकी ऊंचाई बहुत कम है, इस बात को इंगित करता है कि लोग लंबी उम्र नहीं जीते हैं। जन्म दर बहुत ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन कम है, क्योंकि अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, इस उम्र में जा ही नहीं पाते। इसलिए जन्म दर तो ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है, इस वर्किंग पॉपुलेशन या कम होती है। और वृद्धों की संख्या 9 के बराबर, क्योंकि लोग लंबी उम्र नहीं जीते हैं। इसका 3 ग्राफ देखा हमने, पिरामिड। ये विकसित देशों का पिरामिड, ये विकासशील देश का पिरामिड है। और ये आपका है गरीब देशों का पिरामिड। इंडिया की भी बात की जाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में पिरामिड कैसे बनता है? यदि हम बात करें, भारत की बात करें, भारत में यदि उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर भारत में हम बिहार, उड़ीसा,
झारखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जो गरीब राज्य हैं, इनका गरीब राज्य है तो स्वाभाविक है जहां गरीबी ज्यादा होगी वहां जन्म दर ज्यादा होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होगा तो मृत्यु दर भी ज्यादा होगा, लोग लंबी उम्र नहीं जी पाएंगे। इसका मतलब है या पिरामिड की ऊंचाई कम होगी। ये होगी। अरे बात है, आप एक चीज ध्यान दो इस बात को, 0 से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 64 वर्ष, और ये तो बहुत कम है। लेकिन जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में संपन्नता बहुत ज्यादा है, और जहां संपन्नता ज्यादा होगी वहां हेल्थ पर ज्यादा खर्च होगा, भुखमरी नहीं होगी, कुपोषण की समस्या नहीं होगी, तो लोग लंबी उम्र जिएंगे। इसका मतलब है कि साउथ इंडिया में जो पिरामिड है उसकी ऊंचाई इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी। अब देखो, 0 से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 64 वर्ष, 64 वर्ष से ऊपर, इसके सापेक्ष ये उत्तर भारत का ग्राफ है, इसका पिरामिड बहुत ऊंचा है, और पिरामिड की ऊंचाई इस बात को इंगित करता है कि यहां लंबी उम्र जीने वालों की संख्या ज्यादा है। देखो पहली चीज, अब एक चीज ध्यान दे इस बात को, यहां जन्म दर या तो स्थिर हो चुका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा जैसे स्टेट जहां TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है, पर हेल्थ पर ज्यादा पैसा खर्च होने से लोगों की उम्र बढ़ गई है, तो ऊपर जो है वृद्धों की संख्या ज्यादा है। एक तो ग्राफ की ऊंचाई ज्यादा है और दूसरी तरफ, लेकिन इन सब की बात करें, हम पंजाब की बात करें, पंजाब में संपन्नता ज्यादा है, गोवा में संपन्नता ज्यादा है, स्वाभाविक है वहां जन्म दर कम होगा, वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी होगी, पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जहां संपन्नता ज्यादा होगी, भुखमरी कम होगी, कुपोषण की समस्या बहुत कम होगी, वहां पिरामिड बहुत ऊंचा होगा। अब पूरे इंडिया की बात करें, सबसे बेहतर स्थिति में केरला है, स्वाभाविक है केरला में वृद्धों की संख्या ज्यादा होगी। इसका मतलब है नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में ये पिरामिड की ऊंचाई ज्यादा होती है, नॉर्थ इंडिया में ऊंचाई कम होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गरीबी ज्यादा है, लोगों की लंबी उम्र जीने की संभावना बहुत कम होती है, रोगों का विस्तार ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गरीबी होने के कारण एक तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर भी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, इससे ये आधार ज्यादा चौड़ा है। वर्किंग पॉपुलेशन इनकी सापेक्ष कम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात, बूढ़ों की संख्या बहुत कम है। साउथ इंडिया में स्थिति एकदम चेंज हो जाती है, जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है, TFR लगभग 2.1 है। अब सोचो वृद्धों की संख्या ज्यादा है तो उसका जो शीर्ष है वो लगभग चौड़ा हो चुका है। इस प्रकार देखा जाए जनसंख्या, हम पिरामिड की बात करें, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, वो केवल पिरामिड बनाएगा, फिर नीचे एक क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल ये दो पिरामिड बना दिया, नॉर्थ और साउथ, विकल्प क्या देगा। उत्तर भारत में जन्म दर दक्षिण भारत की अपेक्षा ज्यादा। दो पिरामिड का मैप बनाएगा यूपीएससी, और इन पिरामिडों के आधार पर आपको क्वेश्चन देगा और सॉल्व करना होगा। उत्तर भारत में जन्म दर दक्षिण भारत की अपेक्षा ज्यादा, यह विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, जीवन प्रत्याशा दक्षिण भारत में ज्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी
जीने की संभावना का जो आकलन किया जाता है उसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। और साउथ इंडिया में जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में जीवन प्रत्याशा कम है। साउथ इंडिया में देखो पिरामिड ऊंचा है, और पिरामिड का ऊंचा होना इस बात को इंगित करता है कि लोग लंबी उम्र जीते हैं। इसे नॉर्थ इंडिया में जीवन प्रत्याशा कम है, साउथ इंडिया में जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। तो जो विकल्प है कि जीवन प्रत्याशा दक्षिण भारत में ज्यादा है, यह विकल्प सही है। यह विकल्प भी क्या है? सही है। पर एक चीज सोचो, यहां वृद्धों की संख्या ज्यादा होगी तो ये लोग अपने इनकम का बड़ा सा भाग वृद्धों के रख रखाव पर खर्च करेंगे, तो इनके जो वृद्ध इनके ऊपर बोझ होंगे। पर नॉर्थ इंडिया में वृद्ध बोझ नहीं है। इसका मतलब ये कि दक्षिण भारत में वृद्धों पर खर्च ज्यादा। एक चीज बताओ, ये विकल्प दक्षिण भारत में वृद्धों पर खर्च ज्यादा, ये विकल्प सही है कि गलत है? इस पिरामिड की बात करें, एक चीज सोचो, यहां तो बूढ़े लोग हैं ही नहीं, क्योंकि शीर्ष नुकीला है। जब बूढ़ों की संख्या बहुत कम है तो राज्य क्या खर्च करेगा? एक तो गरीब है, दूसरे बूढ़ों की संख्या बहुत कम है, तो वृद्धों पर खर्च भी कम होगा। हरी बात है, यहां वृद्धों की संख्या ज्यादा, ये लोग खर्च ज्यादा करेंगे। इसलिए 15वीं वित्त आयोग ने जब रिपोर्ट दी तो साउथ इंडिया के राज्यों ने विरोध किया और कहा कि साउथ इंडिया को पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में वृद्धों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। ये तो आपका हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन। अंत में बात करें साक्षरता दर की, जब बात की जाती है तो 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को साक्षरता दर में गिना जाता है। और जब स्वस्थ बच्चे की बात करते हैं तो 250 ग्राम से अधिक वजन जिन बच्चों का होता है उन बच्चों को स्वस्थ माना जाता है। अंत में हम बात करते हैं कि जब जनसंख्या की बात करते हैं अंत में बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के 3 उद्देश्य होते हैं। पहली चीज, जन्म दर में कमी। एक चीज ध्यान देना, हम जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे तो पहली चीज हम जन्म दर में कमी की बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, पॉपुलेशन कंट्रोल। दूसरी चीज हम बात करें कि आखिर जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो क्या उद्देश्य है? एक चीज सोचो जरा, नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? ताकि हमारी इकोनॉमी पर बोझ बढ़ने न पाए। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं अभी अगले क्लास में। थैंक यू।